अब हम ऑलमोस्ट वेक्टर के एंड पे हैं और इस लेक्चर में हम बात करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की और रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की। अच्छा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं? कि जब आप उन दोनों में से किसी एक को दूसरे का कुछ स्केलर टाइम करके लिख पाओ, है ना। तो तब हम बोलते हैं कि भाई दो जो है आपके वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप उन वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को एक दूसरे का स्केलर टाइम्स करके ना लिख पाओ। तो इसका मतलब होगा कि वो दोनों वेक्टर्स जो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखनी है तो क्या है कि इफ v1 v2 v3 एंड अप टू vn आर सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट if lambda 1 v1 plus lambda 2 v2 plus lambda 3 v3 plus lambda n vn equal to 0 implies that lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to lambda 3 is equal to lambda n equal to 0। यानी कि सारे के सारे एक साथ जीरो होने चाहिए। और lambda 1 lambda 2 ये क्या है? ये सब स्केलर्स हैं। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि इनमें से कोई लैम्डा 1 मान लीजिए कोई जीरो नहीं है। हमने ये कहा कंडीशन क्या थी कि सारे के सारे एक साथ जीरो होने चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि सारे के सारे एक साथ जीरो नहीं है तो क्या होगा? भाई अगर सारे एक साथ जीरो नहीं है तो हम मान लेते हैं कि चलो एक लैम्डा 1 हमारा जीरो नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारा लैम्डा 1 लेट से जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई? लैम्डा 1 v1 इज इक्वल टू बाकी सबको दूसरी साइड भेज देंगे। तो कैसा हो जाएगा? लैम्डा 2 v2 माइनस लैम्डा 3 v3 एंड अप टू लैम्डा माइनस लैम्डा n vn। ठीक है, ऐसा लिख पाएंगे। अच्छा, अब क्योंकि लैम्डा 1 जीरो नहीं है तो हम लैम्डा 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? अच्छा, माइनस कॉमन ले लेता हूं, 1 ओवर लैम्डा 1। तो ये हो गया लैम्डा 2 v2 प्लस लैम्डा 3 v3 प्लस लैम्डा n vn। अब जैसे ही मैंने ऐसा लिखा तो इसका मतलब तो ये हो गया कि v1 डिपेंडेंट हो गया है ना। v1 को हम क्योंकि इन सारे वेक्टर्स का कुछ स्केलर टाइम्स करके लिख पा रहे हैं यानी कि वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। पर ऐसा है नहीं, हमें ये पता है कि भाई v1 v2 इंडिपेंडेंट है। तो उसका मतलब हम उसको स्केलर टाइम कुछ नहीं लिख सकते। और क्यों नहीं लिख सक रहे होंगे? इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा 1 भी जीरो रहा होगा। क्योंकि अगर जीरो नहीं होता तो हम लिख पाते तो हम ये कह देते तो डिपेंडेंट हो गए। तो इसका मतलब लैम्डा 1 भी जीरो रहा होगा। तो इस तरीके से आप लैम्डा 2 लैम्डा 3 सभी को सोच सकते हो कि हाँ भाई ये जीरो होंगे और एक साथ जीरो होंगे। क्योंकि जो भी जीरो नहीं होगा आप उसी को यूज करके आप दूसरे के हिसाब से लीनियरली डिपेंडेंट दिखा पाओगे। तो इसलिए सबको एक साथ ही जीरो होना पड़ेगा, सारे लैम्डास को एक साथ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में जो आप नोट करें। पहला है टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ए बी आर नॉन कोलिनियर हो तो हम कैसे लिखेंगे? लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी इक्वल टू 0। तब क्लियर सी बात है, ऐसा लिखने पे हमें लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? टू कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ऑफ कोर्स ये तो हमें पता ही है कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो उनमें से एक वेक्टर को दूसरे का कुछ स्केलर टाइम हम हमेशा लिख सकते हैं। ये तो हम बहुत बार यूज कर चुके हैं ना, ये तो हमेशा से ही पता है हमको शुरू से ही। थर्ड पॉइंट है कि थ्री नॉन को प्लेनर वेक्टर्स आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर नॉन को प्लेनर वेक्टर्स हैं तो वो इंडिपेंडेंट ही होंगे क्योंकि वो एक प्लेन में लाई कर नहीं रहे होंगे। तो जब भी अगर वो एक प्लेन पे लाइन नहीं कर रहे तो आप उनको किसी एक का स्केलर टाइम्स करके नहीं लिख पाओगे, है ना। तो इसलिए ये हमेशा ट्रू होगा। एक और पॉइंट है
If A, B, C are non-coplanar vectors, then any vector in space can be explained as linear combination of A, B, C. बिल्कुल सही बात है. अगर ये तीनों वेक्टर्स अगर नॉन कोप्लेनर है तो किसी स्पेस में कोई अगर वेक्टर R है तो उसको हम कुछ x टाइम A प्लस y टाइम्स B प्लस z टाइम्स C ऐसे करके हमेशा लिख पाएंगे. अच्छा, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. ए बी एंड ए क्रॉस बी आर ऑलवेज नॉन कोप्लेनर. ठीक है, ये तो पता ही है भाई. अगर ए और बी अगर अगर अब लीनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है बेसिकली ए और बी, तो क्या होगा? ए क्रॉस बी हमेशा उसके परपेंडिकुलर आएगा उन दोनों के, है ना. और अगर ये परपेंडिकुलर आएगा तो हम आर एक स्पेस में अगर कोई वेक्टर लिखें तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स और ए वेक्टर प्लस वाई इंटू बी वेक्टर प्लस जेड इंटू ए क्रॉस बी, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे. अच्छा, अब जरा ये देखो. इफ ए इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म a is equal to x into a cross b plus y into b cross c plus z into c cross a, then show that x is equal to this, y is equal to this and z is equal to this where a b c are non coplanar. अच्छा देखो, अब जब भी इस तरह की सिचुएशंस होती है ना, तो आपको ये सोचना चाहिए क्या हम इसको हम डॉट प्रोडक्ट से कर सकते हैं, किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लें या किस वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें. तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए डॉट सी और ए स्क्वायर और ए डॉट डॉट बी दिख रहा है मुझे, है ना. तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम उठा के इसको पहले इसको बोल देते हैं लेट्स से इक्वेशन 1, और इस इक्वेशन 1 का डॉट विद ए ले लेते हैं. इक्वेशन 1 डॉट विद ए. ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ए डॉट ए हो जाएगा विल बी ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस वाई बी क्रॉस सी डॉट ए प्लस जेड इंटू सी क्रॉस ए डॉट ए. अच्छा, अब देखो x तो हमारा कोई स्केलर ही है. इस चीज को, ये हमारा बॉक्स हो गया, ठीक है ना, a क्रॉस b. लेकिन बॉक्स में क्या हुआ, दो चीजें एक जैसी आ गई है ना, तो वो हमारा जीरो होता है. ये जो है तो x इंटू जीरो हो गया हमारे पास. को मैं अगली लाइन में लिख देता हूं थोड़ा सा. तो ये हो गया x इंटू जीरो प्लस, अच्छा बी सी ए साइक्लिक है, यानी कि ये तो एक्चुअली में बॉक्स ऑफ ए बॉक्स ऑफ बी और बॉक्स ऑफ सी के बराबर ही है. और ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो ए आ गए, तो बस ये मिल गया. तो ए डॉट ए यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू बॉक्स ऑफ ए बॉक्स और बी सी. तो वाई क्लियरली आपको मिल गया ये आंसर आपका. तो बिल्कुल ऐसे ही जब आप डॉट सी लोगे तो आपको एक्स मिल जाएगा और डॉट बी लोगे तो जेड की वैल्यू मिल जाएगी. तो बस इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको बस यही सोचना होगा कि भाई किसके साथ डॉट लें या फिर क्रॉस लें. अब जरा ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट वेक्टर v इज इक्वल टू बी अपॉन मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी ओवर a cross mod of a cross b square where a and b are orthogonal vectors and v dot a is equal to 0, v dot b is equal to 1 and box of v a b is equal to 1. तो पहले तो हम ये सोचे कि भाई v को निकालना तो है, लेकिन v को हम कैसे लिख सकते हैं. और साथ में हमें ये भी दिया है कि a and b are orthogonal. अच्छा, a and b are orthogonal means क्या हुआ? इसका मतलब a dot b will be 0. ठीक है, ऑर्थोगोनल का मतलब ये हो गया. अब जरा अब सोचें v को मैं क्या लिख सकता हूं. अच्छा, v को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं. अच्छा, हमें ये भी हमने देखा था कि हम v किसी भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, x इंटू ए वैक्टर प्लस y इंटू बी वैक्टर प्लस z इंटू ए क्रॉस बी. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था ये चीज, क्योंकि a क्रॉस b हमेशा जो है a और b के परपेंडिकुलर होगा, है ना. तो इसको लिख दिया ऐसे. और अब फिर से यही सोचना है कि भाई किसके साथ डॉट करूं किसके साथ क्रॉस करूं. ठीक है, ऐसा कुछ सोचना है. तो क्योंकि यहाँ पे डॉट ही इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं तो हम क्या करें, पहले इस v का डॉट a कर लेते हैं ना. v डॉट a इक्वल टू 0 दे रखा है हमें. तो
डॉट ऑफ इक्वेशन 1 विद ए कर देते हैं जरा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, v डॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए डॉट y इंटू बी डॉट ए डॉट प्लस z इंटू ए क्रॉस बी डॉट ए। ओके, v डॉट ए हमें 0 दे रखा है, इसकी वैल्यू आ गई x इंटू ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ओके, b डॉट ए या a डॉट बी एक ही बात है, तो ये 0 हो गया। ओके, यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा बॉक्स है, पर बॉक्स में दो चीजें एक जैसी है, तो ये भी 0 हो गया। तो क्लियरली यहां से हमें मिल गया भाई कि x इज इक्वल टू तो 0 है। अब क्या करें, डॉट ऑफ 1 विद वेक्टर b कर देते हैं भाई। तो v डॉट बी इज इक्वल टू होगा हमारा x a डॉट बी प्लस वाई b डॉट बी प्लस z a क्रॉस b डॉट बी, ये कर दिया। अच्छा, v डॉट बी हमको दे रखा है 1 है, x 0 हो चुका तो ये 0 हो गया, तो ये हो गया y इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर, और ये फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों चीजें एक हो गई। इसका मतलब y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास बी स्क्वायर। ठीक, ये y आ गया। बिल्कुल ऐसे ही अब हमें चाहिए, देखो हमने a के साथ लिया, डॉट b के साथ लिया है ना, तो अब मैं एक काम करता हूं, a क्रॉस b के साथ ले लेता हूं। ठीक है, तो डॉट ऑफ इक्वेशन 1 विद a क्रॉस b। तो चलिए जी, 1 का अगर मैं इसके साथ लूंगा तो v डॉट a क्रॉस b, क्योंकि हमें दे रखा है ना, ये 1 दे रखा है, ये तो बॉक्स ऑफ वी ए बी है ना, तो ये 1 दे रखा है, और इज इक्वल टू एक्स ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस वाई बी डॉट ए क्रॉस बी, ये सब 0 होते हुए दिख रहा है मुझे, है ना, प्लस जेड ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी। तो v क्रॉस, ये तो बॉक्स ऑफ वी ए बी है, तो ये हमें 1 दे रखा है, ये 0 हो गया क्योंकि x 0 है, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि दो b एक जैसे हैं, तो ये भी 0 हो गया। अब हमारे पास बचा ये चीज, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a क्रॉस b का मॉड का स्क्वायर। तो इसका मतलब z जो हो गया वो हो गया 1 ओवर a क्रॉस b स्क्वायर। तो बस अब x y z की वैल्यू जैसे ही आप इक्वेशन 1 में रखोगे, आपको यही मिल जाएगा जो कि आपसे पूछा गया है।